अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज एक और बहुत ही अहम टॉपिक पे अपनी डिस्कशन करते हैं और ये समझते हैं कि हाउ टू मैनेज रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत रिस्की होता है, लेकिन रिस्क तो हर तरह के बिजनेस में होता है। तो ऐसी स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या ख़ास बात है कि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत रिस्की माना जाता है। मेरे नज़दीक इसकी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि हम कोई भी अगर दूसरा बिज़नेस करते हैं तो उसके हम रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं और उन रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनके जो मिटिगेंट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट का मसला कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ना हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं ना उन्हें मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। बस हमें किसी स्टॉक का नाम पता चल जाए, किसी से टिप मिल जाए तो बस हम उसको फ़ौरन जा कर के ख़रीद लेते हैं, ये बिना जाने सोचे समझे परखे कि क्या इसमें हमें वाकई ये फ़ायदा है जो दिख रहा है या इस तरह की चीज़। इसको आप ऐसे ही कंपेयर करें कि अगर हम एक कोई छोटा सामान भी ख़रीदने जाते हैं या इवन शायद सब्ज़ी भी ख़रीदने जाते हैं तो उसको भी हम 2-3 दफ़ा पलट के सब्ज़ी को देखते हैं और चुन चुन के जो अच्छी सब्ज़ियाँ हैं उनको हम छांट के लेते हैं। लेकिन स्टॉक के साथ मसला कुछ ऐसा है कि हम में से अक्सर किसी के कहने पे, किसी के टिप के बेसिस पे ही स्टॉक्स का परचेज़ करते हैं, बजाय इसके कि उसके हम रिस्क को समझें और उन मिटिगेंट्स को हम परखें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम यही कोशिश करते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में अपने रिस्क को कवर करें, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने कैपिटल को हम प्रोटेक्ट करें। तो मैंने इसको 2 लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पहला तो ये कि हम किस तरह से अपने फंड्स के साथ रिस्क मैनेजमेंट करें और दूसरा जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमारी परचेजेस हैं उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें, उनको हम किस तरह से मैनेज करें। तो आइए पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में और उसके बाद हम फंड्स मैनेजमेंट की जानिब चलेंगे। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है? पोर्टफोलियो इज़ बेसिकली जो हमारे स्टॉक्स का जो मजमुआ है, जो भी हमने स्टॉक्स ख़रीदे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स ख़रीदे हैं तो ये 10 के कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं ये मेरे पोर्टफोलियो कहलाएंगे। अब इसमें जो एक रिस्क मिटिगेंट का तरीक़ा है वो ये है कि हम अपना जो पैसा है उसको हम मुख्तलिफ़ स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने पैसे को एक ही स्टॉक में ना लगा कर बल्कि मुख्तलिफ़ स्टॉक्स में लगाएं। अब इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की और मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हैं, लेकिन एक जनरली ये कहा जाता है कि आप किसी भी स्टॉक में अपने जो कैपिटल है उसका 10 से 12% या 10 से 15% से ज़्यादा किसी एक स्टॉक में ना लगाएं। तो फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 1 लाख रुपए की रकम है तो किसी भी एक स्टॉक में आप 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा रकम ना लगाएं। इसी तरह से एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन का, यानी कि अगरचे मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन तो की है, मेरे पास 10 स्टॉक्स तो हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी लोग करते हैं कि 8 स्टॉक्स में तो मैंने 20,000 रुपये लगाए, लेकिन जो 2 स्टॉक्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे या जिनमें मुझे बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही थी या किसी ने मुझे टिप दी थी, उसमें बचा हुआ मैंने 80,000 लगा दिया। तो इस तरह करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उसमें नुकसान हुआ तो आपका पूरा 80,000 एक साथ डूब सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि उसको हम इक्वली या एक प्रोपोर्शनेट लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किसी एक एसेट या किसी एक कंपनी या किसी एक शेयर में ना हो। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि फ़ंड्स को किस तरह से हम अपने फ़ंड्स को का रिस्क किस तरह से मैनेज करें। तो इसको मैंने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहला तो ये कि जो हमारा कैपिटल सोर्सिंग है उसको हम किस तरह से मैनेज करें और दूसरा कैपिटल हमारा जो है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कैपिटल एलोकेशन में या कैपिटल सोर्सिंग में वो ये है कि कभी भी शेयर मार्केट में आप लोन या उधार या बोरो किए हुए पैसे को ना इन्वेस्ट करें। ये एक बहुत ही रिस्की प्रपोजिशन हो सकता है, ख़ास तौर से कि अगर आपने कोई ऐसा पैसा उठाया है जिस पे कि आपको कर्ज़ अदा करना है। तो सबसे अहम बात तो यही है कि आप किसी भी बोरोड मनी से, चाहे वो किसी भी शक्ल में बोरोड हो, ऐसा पैसा जो आपका ख़ुद नहीं है और आपको किसी को वापस करना है, ऐसे पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। दूसरी एक बात वो ये है कि हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो रिटर्न से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये गोल और ये मोटिव अपने जहन में लेके चलेंगे तो हम जो एक्स्ट्रा रिस्की और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्की जो ट्रेड्स हैं या इस तरह की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे हम गुरेज करेंगे और उनसे हम बचेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले तो हम अपनी वो इनकम, वो कैपिटल हम स्टॉक मार्केट में लगाएं जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि जो हमारी एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं और
वंस दैट वी हैव इन्वेस्टेड, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो कैपिटल है, जो हमारा मुद्दल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें। इवन दो अगर हमारा कैपिटल पे रिटर्न कम भी है, लेकिन हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। तो यहाँ मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ कि कोई भी ज़िंदगी का ऐसा पेशा, ऐसा कोई सेवा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। तो अगर हम ये कहें कि कोई भी चीज़ रिस्क फ्री है, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि समझदार इंसान, दानिशमंद इंसान जो है, वो अपने रिस्क को कवर करता है, वो अपने रिस्क को मिटिगेट करता है। आइए अब हम ये समझें, कुछ टूल्स को समझें, कुछ मेथड्स को समझें जिनसे कि हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि हम जब भी कोई ट्रेड प्लान करें, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें एंट्री की, उसमें एग्ज़िट की, उसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा, किन रेशियोज़ पे हम ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमको नहीं मालूम होंगी, तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये कुछ उस तरह की बात है कि जैसे कि हम कोई बिज़नेस सेटअप करने वाले हों, और इससे पहले कि हम उस बिज़नेस का सेटअप समझें, उससे आने वाली इनकम को समझें, हमने पहले ही किसी को पैसे दे के वो बिज़नेस ख़रीद लिया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को सीखें और फिर स्टॉक मार्केट में एंटर करें, ताकि हम अपना जो प्रेशियस कैपिटल है, जो कीमती कैपिटल है, उसको हम लॉस होने से उसको हम बचाएं। जहाँ तक सवाल है अपनी एंट्रीज़ और एग्ज़िट प्लान करने का, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं कि आप कहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को समझ के, आपका स्टॉप लॉस क्या है, इन सारे एस्पेक्ट्स को समझ करके ही आप किसी ट्रेड में एंटर करें। और ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी प्लानिंग इन राइटिंग होनी चाहिए। आपके पास एक लॉग होना चाहिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखें कि मैं इस एक्स प्राइस पे मैं एंटर करूँगा, एक्स माइनस वाई पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, और x+2 या x+3 या जो भी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं उस पर मेरी एग्ज़िट होगी। अनलेस आप इसको इस तरह सिस्टमैटिकली नहीं करेंगे, आपका रिस्क इज़ इनफाइनाइट, आपका रिस्क कैपिटल पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा हमेशा। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको इस तरह से प्लान करें। यहाँ मैं जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, और हम में से अक्सर उस चीज़ को नहीं समझते और उससे हम बचते हैं। या हमें ये लगता है कि अगर हमने अपना लॉस बुक कर दिया तो हम हमारा कैपिटल चला जाएगा, लेकिन इन एक्चुअल इसका होता बिल्कुल ही उल्टा है। तो इसलिए जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग अभी तक स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते या नहीं इस्तेमाल करते, उनको बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। सो स्टॉप लॉस बेसिकली एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा बेंचमार्क है या एक ऐसी हदूद है जिसके बाद आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस को आप मेजर करें या उसको किस तरह से आप मार्क करें। कुछ उसमें फ़िक्स तरीक़े हैं, कुछ उसमें डायनेमिक और फ्लेक्सिबल वेज़ होते हैं उसको करने के। इंशाल्लाह मैं आइंदा की वीडियोज़ में उसको भी डिस्कस करूँगा। लेकिन ये एज़ अ कॉन्सेप्ट आप इसको ज़रूर समझें कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपका 100% कैपिटल लॉस में जा सकता है। तो अगर फ़र्ज़ करें, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, फ़र्ज़ करें आपने एक ट्रेड लिया 1 लाख रुपए का, और आपने अपना स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से लगाया कि जब मेरा लॉस 5,000 होगा तो मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाऊंगा। तो इस केस में आपका जो लॉस है वो सिर्फ 5,000 है। लेकिन अगर आपने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया और जो ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके मुताबिक नहीं गया, तो ये जो 5,000 का लॉस है ये बढ़ करके आपका 1 लाख पूरा भी हो सकता है, या ये आपका पैसा कितने दिन फंसा रहेगा आपको भी नहीं मालूम। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप एक एंट्री से पहले अपने लॉस को एनालाइज करें और ये अंडरस्टैंड करें कि स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो सकता है, और उसके बेसिस पे ही आप एक एंट्री लें। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप, अगरचे आपको दिखेगा कि मेरा 500 का लॉस हो गया है, लेकिन इस बात को भी आप ज़रूर समझें कि आपका जो बाकी जो 95,000 रुपये था वो आप नेक्स्ट किसी ऑर्डर में इस्तेमाल करके उस 5,000 को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो पैसे की जो टाइम वैल्यू है या जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और हमें अपने स्टॉप लॉस को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग के साथ बुक करना चाहिए, अपने लॉसेस को बुक करना चाहिए, ताकि हमारा जो लिमिटेड कैपिटल है उसको हम कहीं और एम्प्लॉय करके उससे हम कुछ और इनकम जनरेट कर सकें जो कि हमारे लॉसेस को पूरा करें। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जब हम डील करते हैं तो हमें अपने इमोशंस पे काबू करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अहम है। और जो 2 इमोशंस जो हमें हमेशा ड्राइव करते हैं स्टॉक मार्केट में हैं वो है ग्रीड और फियर। ग्रीड टू अर्न मोर और फियर ऑफ लूजिंग द मनी।
अगर हमने इन दोनों इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो हमारी स्टॉक मार्केट में सक्सेस का रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए अपना टारगेट सेट करें और फियर को कंट्रोल करने के लिए, फियर को ओवरकम करने के लिए अपना स्टॉप लॉस शुरू से आइडेंटिफाई करके रखें कि इस पॉइंट पे जब मेरा प्राइस पहुंचेगी तो यहाँ से मैं इतना लॉस बुक करके एग्जिट कर लूँगा। तो उम्मीद है आप लोग को कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी रिस्क मैनेजमेंट से मुतालिक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉप लॉस के बारे में और जानने में और किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है या क्या क्या तरीके हो सकते हैं स्टॉप लॉस के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन बातों को ख्याल रखेंगे और अपनी ट्रेड्स को सेफ़ बनाएंगे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपसे इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें और अपने दोस्त रिश्तेदारों में भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।